लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो क्या आप भी लिनक्स में मास्टरी करना चाहते हैं? सो विदाउट स्किप ये पूरी वीडियो देखिएगा। Welcome to New Version Hack. Disclaimer: the content provided in our cybersecurity and ethical hacking videos is intended for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activities. Viewers are urged to use the knowledge gained responsibly and in accordance with applicable laws and regulations. The information shared is based on best practices and ethical principles. हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था TCP/IP मॉडल के बारे में, एंड पिछले सारे मॉड्यूल्स में हमने नेटवर्किंग पूरी कवर अप कर रखी है, ठीक है। एंड अगर आपने सारी नेटवर्किंग कवर नहीं की है तो प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करना एंड सारा कवर अप कर लेना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप साइबर सिक्योरिटी के जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच में भी कोई भी स्टेप आप स्किप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने नेटवर्किंग कवर अप किया है और मैंने इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके चेकआउट कर लेना। सो आज देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। सो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट लिनक्स के बारे में। मतलब नेटवर्किंग करने के बाद हमको लिनक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ पे लिनक्स का A to Z जितना आपको इम्पॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक साइबर सिक्योरिटी जर्नी में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना वीडियो में, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग में हम यहाँ से थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, कमांड्स क्या होती हैं, कैसे कमांड्स को यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग करेंगे हम थ्योरी से। थ्योरी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि प्रैक्टिकल, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। सो यहाँ पे लिनक्स से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ लिनक्स। तो लिनक्स क्या है आपके हिसाब से? तो लिनक्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत गलत है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। कर्नल क्या होता है तो अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जब लिनक्स जो है वो कर्नल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। एग्जाम्पल के ले लो पैरेट OS, काली OS, ठीक है, एंड बहुत सारी उबंटू। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि लिनक्स के कर्नल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लिनक्स एंड कर्नल ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को, तो एग्जांपल के लिए ले लो, ये आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया एंड ये आपका हो गया हार्डवेयर, ठीक है। आपके सिस्टम में दो ही चीज़ें हैं अगर एक तरह से देखा जाए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। सो गाइज, राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। अब हमारा जो सिस्टम है ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। तो यहाँ पर जब हम कोई भी क्लिक करते हैं, एग्जांपल के लिए ले लो, आपको विंडोज़ क्लिक करना है, जैसे मैंने स्क्रीन पे ये अभी विंडोज़ लाया, ठीक है, क्लिक करके कहीं पे भी, तो इसको पता कैसे चला कि मैंने विंडोज़ को अप किया है, ठीक है, कैसे पता चला उसको? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम होता है, ये बीच में रहता है कर्नल का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम जिसके वजह से कर पाते हैं वो कर्नल के वजह से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में वर्किंग क्या होती है। ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर से जब भी हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो वो जाता है कर्नल के पास। कर्नल क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को, हम जो भी टाइप करते हैं, हम जो भी क्लिक करते हैं, हमारी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, एंड देन वो चीज़ें जाती है हार्डवेयर के पास। वैसे ही जब हार्डवेयर सामने से कोई रिप्लाई देता है तो वो आता है कर्नल के पास, एंड कर्नल वापस से यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बताता है, एंड सॉफ्टवेयर के जरिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम देख पाते हैं, ठीक है। तो कर्नल जो है कह सकते हो मिडल मैन का काम करता है या फिर ट्रांसलेशन का काम करता है, एक तरह से कह सकते हो। तो जो लिनक्स है हमारा वो एक कर्नल है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम।
एंड जो आप लोग लिनक्स को यूज़ करते हो, एग्जाम्पल ले लो काली ओएस, पैरेट ओएस, है ना, तो ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिनक्स है ये एक कर्नल है, ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप सभी को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। सो ये डेवलप किया गया था लाइनस टोरवर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको जिसने बनाया था उनका नाम था लाइनस टोरवर्ड्स, उनके नाम पे ही इसका नाम लिनक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड कब बनाया था? 1991 में, समथिंग अगस्त में बनाया था आई थिंक, ठीक है। तो लिनक्स की सबसे खास बात क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स इन द सेंस आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से एंड फ्रीली, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर यही बात मैं विंडोज़ के लिए बात करूं तो विंडोज़ में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए, या फिर उसकी की खरीदना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। सो लिनक्स को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी एंड बहुत ही ईजीली। फ्री में यूज़ करने के साथ साथ आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से। अब अपने तरीके से कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तब कर सकते हो, ठीक है। अब अगर उसके बाद में बात करूँ विंडोज़ की, विंडोज़ कौन सा कर्नल यूज़ लेता है? ये हमारी जो लैंग्वेज है ट्रांसलेशन का, ह्यूमन एंड मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कौन सा कर्नल यूज़ लेता है? तो यहाँ पे विंडोज़ का एंटी कर्नल है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो विंडोज़ एंटी कर्नल है, जो विंडोज़ का है वो एंटी कर्नल नाम से है कर्नल, उसको यूज़ लेता है विंडोज़। तो मैक ओएस यहाँ पे ह्यूमन टू हार्डवेयर या फिर मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए XNU कर्नल का यूज़ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने लिनक्स की सिक्योरिटी की, कितना सिक्योर है हमारा लिनक्स। तो सिक्योरिटी की बात मैं ऐसे करूँगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ है उसको कौन हैंडल करता है? उसको माइक्रोसॉफ्ट ही हैंडल करता है। एंड मैक ओएस को एप्पल कंपनी जो है वो हैंडल करती है। लेकिन जो लिनक्स है इसको कंप्लीट एक कम्युनिटी हैंडल करती है, जैसे कि हैकर्स कम्युनिटी कह लो या कोई भी कम्युनिटी कह लो, वो हैंडल करते हैं इसको। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी है, ठीक है, विंडोज़, एंड यहाँ पर भी एक कंपनी है, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होंगे इनके पास, डेफिनेटली 1000-2000 मान लो लिनक्स को डेवलप करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए 1000 या 2000 एम्प्लॉयज़ होंगे सिक्योरिटी अगर बात करूँ तो। लेकिन हमारे लिनक्स में कंप्लीट एक कम्युनिटी, मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा ग्रुप, डेवलपर का ग्रुप कह लो, हैकर्स का ग्रुप कह लो, ये सारे मेंटेन करते हैं। अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक संगठन जिसको कहते हैं हम, पूरा ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। कह सकते हो दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, हर एक स्टेट से कह सकते हो 10 से 15 मिलियन, अगर एग्जांपल के लिए कहूँ 10 से 15 मिलियन लोग काम करते होंगे लिनक्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा लिनक्स ज़्यादा सिक्योर है इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग इसको सिक्योर करने में लगे हुए हैं, है ना। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको यूज़ लेते हैं, ओपन सोर्स है, इसके कोड को टेस्ट करते रहते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है लिनक्स, क्योंकि डे बाय डे इसके पैचेस बहुत जल्दी रिलीज़ होते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस। सो सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा जो लिनक्स है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं कुछ और अपने लिनक्स के बारे में। सो यहाँ पर देखते हैं हम कस्टमाइजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिनक्स। तो कस्टमाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो आप इसके सोर्स कोड को अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, शर्त यह है कि आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, एंड कस्टमाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी होती है लिनक्स के अंदर, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी लिनक्स के मुकाबले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है जो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी प्रोवाइड कर सके। आप जो बड़े बड़े सर्वर्स देखते हो, ATM मशीन्स देखते हो, या फिर एग्जांपल के ले लो रास्पबेरी पाई, जो आप लोग देखते हो, बहुत ही छोटी सी मशीन है, उसकी फ़ोटो आप लोगों को दिख रही होगी स्क्रीन में। इतनी छोटी सी मशीन है जो कि पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं, इससे बहुत बड़े काम आप ऑपरेट कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े काम ये कर सकता है, ठीक है। जो लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग रास्पबेरी पाई से भी इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में लिनक्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको सर्वर में एंड छोटा सा डिवाइस जो कि रास्पबेरी पाई है वहाँ पे इजीली इसको रखा जा सकता है। आप लोग पंचिंग मशीन देखते हो, ऑफिसेस में बहुत सारे लोगों ने पंचिंग मशीन देखा होगा अटेंडेंस लगाने के लिए। स्कूल्स में देखा होगा आप लोगों ने, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में आया है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दो।
तो वहाँ पर जो यूज़ हो रहा होता है वो भी लिनक्स ही है, ठीक है, वहाँ पे भी लिनक्स ही यूज़ होता है। सो इतना फ्लेक्सिबल है हमारा लिनक्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इसका कोई टक्कर नहीं है। एंड उसके बाद है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस। लिनक्स का यूज़र इंटरफेस कैसा होता है? सो आप लोगों ने जो एंड्रॉयड देखा है वो लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स से ही मिलकर ही एंड्रॉयड बना हुआ है। एंड एंड्रॉयड को अगर आज के तारीख पे देखो तो iOS को भी टक्कर दे रहा है, इतना अच्छा लेवल का हो गया है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पैकेज मैनेजमेंट की। तो पैकेज मैनेजमेंट यानी क्या? तो आप लोग जो डाउनलोड करते हो ना बहुत सारी चीज़ें, एग्जांपल के ले लो, आपने कुछ डाउनलोड किया एंड उसको आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, तो आपने जो पैकेज डाउनलोड किया है ना उसको हम पैकेज ही बोलते हैं, मतलब जो चीज़ आपने डाउनलोड की है उसको हम कहते हैं पैकेज, ठीक है। तो उसको मैनेज करना, मतलब उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है वो बताता है यहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट। अब लिनक्स में उस पैकेज को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, हर एक पैकेज को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे apt, yum, pacman, इन सभी कमांड्स का यूज़ करके। अब हम आगे चल के देखेंगे तो हमारे लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से किया जाता है। एंड अगर आपको यूज़र इंटरफेस में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो बहुत ही आसान है इसको समझना। आप लोग जो मोबाइल यूज़ करते हो एंड सामने में जो आप लोग दो चीज़ें देख पाते हो, जैसे आप खोलते हो तो वहाँ पे ऐप्स दिख रहे होते हैं, उसकी सेटिंग में जाते हो अलग अलग कलर दिख रहे होते हैं। इसका कहने का मतलब है यूज़र इंटरफेस का कि आप कितने अच्छे तरीके से उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, कितने ईजी तरीके से, आपको चीज़ें कितनी ईजिली समझ में आ रही है, तो उसको कहते हैं हम यूज़र इंटरफेस, जो आप देखते हो, है ना, सामने में। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा, पैकेज मैनेजमेंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमने देख लिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। कॉम्पेटिबिलिटी देख लेते हैं हम। इस कॉम्पेटिबिलिटी जो है ये बहुत ही अच्छी है इसकी। जैसे कि मैंने कहा, इसको छोटी छोटी डिवाइस में, या फिर जैसे हमको विंडोज़ इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 11 अगर आज के तारीख में हमको इंस्टॉल करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो कम से कम 4 GB रैम या फिर 8 GB रैम, 128 GB या फिर 512 GB आपके पास SSD होनी चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास न्यू जनरेशन का। तो ये सारी इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है कि ये रिक्वायरमेंट इसको चाहिए। लेकिन हमारे लिनक्स में कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अगर 2 GB रैम है तो भी आप लिनक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है जो कि नहीं चलता, उसमें भी आप लिनक्स बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 100 GB हार्ड ड्राइव है, आपके पास 100 GB स्टोरेज है, तो भी आप इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हो। एंड कंपेटेबिलिटी और अच्छे से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत ईजिली सपोर्ट कर जाती है। एग्जाम्पल के ले लो, जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं करता, आपने नया माउस खरीदा है, नया कीबोर्ड खरीदा है, आपके विंडोज़ में नहीं लग रहा है एंड उसके ड्राइवर कंपेटेबल नहीं है उसके लिए, ठीक है, बट वो लिनक्स में बहुत ईजीली लग सकता है, ठीक है। तो इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है हमारे लिनक्स की, ठीक है। एंड इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, जैसे कि मैंने बताया। रिक्वायरमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रास्पबेरी पाई। आप लोग इसके बारे में सर्च करना, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रास्पबेरी पाई में, क्या क्या चीज़ें होती है रास्पबेरी पाई में। छोटा सा डिवाइस है ये एंड बहुत पावरफुल होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट सारी चेक कर लेना आप लोग क्या क्या होता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी की, तो जो सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लिनक्स के लिए अवेलेबल हैं तो आप उसको बहुत ईजीली अपने लिनक्स में यूज़ कर सकते हो। एंड जो सॉफ्टवेयर है बहुत स्मूथली वर्क करते हैं। इसमें स्मूथली वर्क करने के साथ साथ बहुत फास्टली वर्क भी करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो इतना अच्छा है हमारा लिनक्स। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लाइव बूटिंग की। तो लाइव बूटिंग क्या होती है? सो आप सभी ने पेन ड्राइव देख रखा होगा, पेन ड्राइव के बारे में सभी जानते होंगे। सो पेन ड्राइव में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके किसी भी डिवाइस में प्लग करके वहाँ पे रन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे से पेन ड्राइव जो कि 2 GB का है, उसमें इसको इंस्टॉल करके एंड किसी भी सिस्टम में प्ले कर दो, या फिर कोई भी टीवी में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो जो आपका सपोर्ट करता हो लाइव बूटिंग जो सिस्टम, वहाँ पर अगर उस पेन ड्राइव को लगा दो तो लिनक्स वहाँ पे भी रन कर जाएगा। ये फीचर आपको लिनक्स में ही मिलता है, विंडोज़ में नहीं मिलता। विंडोज़ में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको आपके सिस्टम में, तब यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे लिनक्स में बिना इंस्टॉल किए आप उसको रन कर सकते हो, सिर्फ एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके, ठीक है। तो इतना अच्छा है लिनक्स हमारा, ठीक है, इसीलिए हम लोग लिनक्स को यूज़ करते हैं।
सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंड यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट की। हार्डवेयर सपोर्ट कैसा है इसका? तो हार्डवेयर सपोर्ट नेक्स्ट टू लेवल का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका हार्डवेयर सपोर्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो उसमें भी आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से। मैंने बताया था कि आपने कोई कीबोर्ड माउस ख़रीदा है, ब्लूटूथ वाला कोई भी हो, जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन लिनक्स में बहुत ईजीली सपोर्ट कर जाएगा वो। इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है इसकी हार्डवेयर्स की, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें कम्युनिटी एंड सपोर्ट की। तो विंडोज़ में आप लोगों को जो सपोर्ट है कह सकते हो वो बहुत कम मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अच्छा मिल जाए लेकिन कम्युनिटी के मुकाबले नहीं। आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, अगर आप लोग विंडोज़ के लिए सॉल्यूशन तो देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन एक बार आप सर्च करना, लेकिन लिनक्स के लिए जो आपका सॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी बैठी है। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे आप लोगों ने कम्युनिटी देखी होगी, अगर मैं रिलीजन्स की बात करूँ, हिंदू मुस्लिम, है ना, तो ऐसी एक अलग अलग कम्युनिटी, सबके अपने अपने संगठन होते हैं, सबके ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी होती है जिसको हम हैकर्स की कम्युनिटी कहते हैं। तो वर्ल्ड भर में कितने हैकर होंगे? बहुत सारे हैकर्स होंगे, है ना। तो वो सारे हैकर्स इसको मैनेज करते हैं जिनको अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग आती है। सो यहाँ पर सपोर्ट भी नेक्स्ट लेवल का मिलता है अपने लिनक्स में, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम सर्वर की बात करें, ठीक है, तो सर्वर के बारे में एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि जो विंडोज़ है ये बहुत कम यूज़ होता है सर्वर्स में, लेकिन लिनक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्वर्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर उसके बाद हम देखें कि इन दोनों में मतलब लिनक्स कौन सा सर्वर यूज़ करता है एंड विंडोज़ कौन सा सर्वर यूज़ करता है, उसके बारे में बात करें तो जो लिनक्स है इसका सर्वर मैं दो सर्वर बताता हूँ इसके। पहला तो है अपाचे, ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपाचे, अभी उसका लेटेस्ट वर्जन है अपाचे 2, एंड उसी का एक दूसरा नाम है NGINX, ठीक है। तो ये दो सर्वर हैं इसके। तो ये आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों नाम, तो आप उससे रीड कर सकते हो, अपाचे 2 एंड NGINX। ये हमारा लिनक्स यूज़ करता है। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जब हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में पहुँचेंगे तब हमारे काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो विंडोज़ यहाँ पे यूज़ करता है IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। तो ये विंडोज़ का सर्वर है जो कि यूज़ लेता है वो अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए। मैक ओएस के लिए आप लोग बताओ मुझे सर्च करके एंड कमेंट सेक्शन में कि मैक ओएस कौन सा सर्वर यूज़ लेता है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। सो ये थी सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि लिनक्स की स्पेशलिटी बताती है एंड लिनक्स कितना अच्छा है वो बताती है। तो एक क्वेश्चन आप सभी के मन में ज़रूर होगा कि सर जब लिनक्स इतना अच्छा है तो इसको हर एक सिस्टम में की यूज़ नहीं किया जाता, हर जगह पे विंडो की यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लिनक्स जो पहले था ना वो कमांड लाइन था, ठीक है, मतलब उसको सिर्फ कमांड से ही यूज़ किया जाता था, कमांड से ही ऑपरेट किया जाता था। बट अभी इसको बहुत अच्छा कर दिया गया है। एग्जांपल है आपके पास एंड्रॉयड जो है वो गूगल ऑन करता है, मतलब गूगल ही उसको हैंडल करता है, लेकिन उसमें जो कर्नल है वो लिनक्स का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल वही है। एंड और बात करें कि और लिनक्स की यूज़ नहीं हो रहा है अभी, सो लिनक्स का आपने कभी कहीं पे भी ऐड नहीं देखा होगा, लिनक्स खुद का प्रचार नहीं करता, इसलिए विंडोज़ का आपने प्रचार देखा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा लिनक्स बहुत कम यूज़ होता है। अगर पहले हमारे लिनक्स का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होता तो हर सिस्टम में हमारे लिनक्स यूज़ हो रहा होता आज के तारीख पे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ बातें थी हमारे लिनक्स से रिलेटेड जो कि खास थी, जो कि आपका जानना ज़रूरी था। सो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं लिनक्स के बारे में। सो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं लिनक्स के फाइल लोकेशंस। तो लिनक्स के फाइल लोकेशन से मतलब क्या है, अगर मैं विंडोज़ से एग्जांपल दूँ एंड अगर फ़ोन से एग्जांपल दूँ मैं आपके फ़ोन से या विंडोज़ से, तो कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो कहाँ मिलती है आपको, आपके डाउनलोड फोल्डर पे मिलती है, डेफिनेटली डाउनलोड के फोल्डर में ही रहती है। तो इसका मतलब आप उसके फाइल सिस्टम को समझते हो। वैसे ही कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी हमारे लिनक्स में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ फाइल लोकेशंस लिखी हुई है हमारे लिनक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा होगा आपको \bin यानी कि बाइनरीज। तो यहाँ पे \, क्यों लगा हुआ है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो \, है ये ऐसे ही नहीं लगा हुआ है, इसका कुछ मतलब है।
तो यहाँ पर ये जो बैकस्लैश लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा नाम रूट। एंड एक यूज़र भी होता है रूट। सो जो रूट यूज़र होता है उसका मतलब होता है सिस्टम का एडमिन। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो हमारे सिस्टम में या फिर हमारे लिनक्स में, कोई भी सिस्टम में ले लो, दो तरीके के यूज़र होते हैं, एक एडमिन एंड एक गेस्ट यूज़र। ठीक है, एडमिन जो है वो उसके पास पूरा एक्सेस होता है सिस्टम का, मतलब वो हर एक परमिशन होती है उसके पास। लेकिन ये जो गेस्ट है उसके पास हर एक परमिशन नहीं होती। एग्जांपल ले लो, आपके घर पे कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, एंड उनके पास लिमिटेड परमिशन होती है। जैसे वो आपके प्राइवेट एरियाज पे नहीं जा सकते, प्राइवेट रूम्स पे नहीं जा सकते, पर्सनल रूम पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन आपके पापा जो आपके घर के एडमिन है वो आपके हर एक रूम पे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास परमिशन है। ठीक है, ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, दैट्स वाई। सो यहाँ पर जो रूट है, जो मैं रूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रूट यूज़र की, वो है यहाँ पे हमारा एडमिन। ठीक है, लिनक्स पे। लेकिन ये जो बैकस्लैश लगा हुआ है इसको भी हम रूट कहते हैं, ये है रूट लोकेशन। ठीक है, आई होप आप सभी को रूट यूज़र का मतलब समझ में आया होगा। लेकिन ये जो रूट लोकेशन है ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने विंडोज़ में। तो चलते हैं विंडोज़ में, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम समझ जाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं विंडोज़ में, एंड आप सभी के पास ऐसी ड्राइव्स दिखती होगी। दिस पीसी में जाते होंगे या फिर माई पीसी में जाते होंगे तो ऐसी ड्राइव्स दिखती होगी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो हमारी मैन फाइल्स हैं जो विंडोज़ के सपोर्टिव होती हैं, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो पाता है, हमारा विंडोज़ चल पाता है, या फिर कह सकते हो आपको सिस्टम रन हो पाता है, वो फाइल्स कहाँ होती हैं? वो फाइल्स होती हैं आपके सी ड्राइव में, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे विंडोज़ में हमारी सी ड्राइव मैन होती है ना, वैसे ही लिनक्स में होता है रूट। रूट का मतलब है बैकस्लैश लोकेशन। हमारे विंडोज़ में ये जो जितना सी लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ जो सी लिखा हुआ है ना, ये है हमारा लोकेशन। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे लिनक्स में ऐसे बैकस्लैश है ना, ये वहाँ का सी ड्राइव है, यानी कह सकते हो मैन ड्राइव है वहाँ का। ठीक है, सो आई होप आप सभी को बैकस्लैश या फिर रूट के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो वहाँ का मैन जो लोकेशन है वो रूट होता है, जिसको हम सी ड्राइव कहते हैं। ठीक है, एंड सी ड्राइव को हम जो लिनक्स में यूज़ करते हैं वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पे हम सी ड्राइव ना लिख के बैकस्लैश यूज़ करते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स में। सो यहाँ पर आप सभी को -bin बैकस्लैश bin, मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि रूट के अंदर, मतलब रूट लोकेशन के अंदर bin नाम का एक फ़ोल्डर है। ठीक है, जैसे हमने विंडोज़ में देखा था कि वहाँ पे सी ड्राइव के अंदर कोई ना कोई फ़ोल्डर था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर देखो सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है जो कि विंडोज़ नाम का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है ये सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर है। ठीक है, मतलब सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर है। वैसे ही वहाँ पर सी ड्राइव के अंदर यानी कि रूट लोकेशन के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नाम से या फिर bin नाम से एक फ़ोल्डर है वहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे समझना है आप लोगों को इसको। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही जाना जाता है। अब यहाँ पर देखो रूट लोकेशन के अंदर बाइनरी नाम का एक फ़ोल्डर है। ठीक है, रूट लोकेशन के अंदर। अब इसका काम क्या है, इस फोल्डर के अंदर होता क्या है? आपके डाउनलोड्स फोल्डर पे क्या होता है? डाउनलोड्स फोल्डर पे वो चीज़ें होती है जो आप डाउनलोड करते हो। वैसे ही इस bin फोल्डर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़फुल होती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? तो आप लोग जो बेसिक्स चीज़ें रन करते हो, जैसे कमांड्स, है ना। अगर मैं बताऊँ, वहाँ पे एक कमांड होती है ls। सो यहाँ पर मैं हूँ अपने लिनक्स के टर्मिनल पे, तो आप लोग ये देख रहे हो इसको कहते हैं हम टर्मिनल। ठीक है, ये चीज़ें हम डेफिनेटली आगे चल के देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने कमांड्स का मतलब समझ लें। तो जैसे मैंने कहा, एक कमांड होती है ls नाम की। ठीक है, ls कमांड जो है यहाँ पे क्या काम करती है अब देखो। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ, मतलब देखो ये रूट के अंदर एक होम नाम का फोल्डर है ना, एंड होम के अंदर एक काली नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस ls का काम समझना है तो यहाँ पर लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो इस फोल्डर के अंदर, मतलब काली फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी यहाँ पे फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स
जो भी फाइल्स फोल्डर जो भी पड़े हुए हैं वो यहाँ पे शो हो गए। मतलब एलएस का काम क्या है, चीजों को लिस्ट करना, आपके सामने दिखाना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक कमांड है cd, ठीक है। तो cd क्या करता है, हम अपने विंडोज में कोई भी फोल्डर के अंदर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, क्लिक करके डायरेक्ट, है ना। लेकिन हम लिनक्स में डायरेक्ट क्लिक करके नहीं जाते, हम टर्मिनल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल के थ्रू इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। आप वैसे भी जा सकते हो, लेकिन आपको कमांड प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर एक फोल्डर मुझे दिख रहा है cd डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं cd लिखता हूँ एंड डाउनलोड्स लिख देता हूँ, ठीक है, डाउनलोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पर लिखा रहा था होम काली, लेकिन अब यहाँ पे होम काली डाउनलोड्स, मतलब इस फोल्डर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो cd का काम क्या है एंड ls का काम क्या है, तो ls का काम है यहाँ पे लिस्ट करना एंड cd का काम है यहाँ पे आपको डायरेक्टरी में मूव करना। डायरेक्टरी मतलब किसी फोल्डर में ले जाना, इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करना। सो यहाँ पर आप सभी को दिखाने का मतलब यही था कि जो बाइनरी फोल्डर है या फिर जो बिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इन कमांड से रिलेटेड होती हैं। सो ls लिखने पे क्या परफॉर्म होगा, क्या चीजें होगी यहाँ पे, वो बिन फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ls कमांड से क्या होगा, ls लिखने पे क्या होगा, हमारे सिस्टम में वो सारी चीजें बिन फोल्डर के अंदर रखी गई है, ठीक है। मतलब ls कमांड का सारा वर्किंग जो है वो प्रोग्राम करके बिन फोल्डर के अंदर रखी गई है। वैसे cd की, जो cd पे हम देख रहे हैं, cd लिखने पे क्या होगा, तो वो सारी चीजें भी बिन फोल्डर के अंदर रखी गई थी। यहाँ पे लिनक्स को दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग कमांड्स लिखने से क्या होगा, ठीक है, कौन सा कमांड लिखने से क्या होने वाला है, वो सारा प्रोग्राम लिखा गया है हमारे बिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा कि बिन फोल्डर में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बता दूं, बिन फोल्डर में वो चीजें होती हैं जो कि कमांड से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि ls लिखने पे क्या होगा, cd लिखने पे क्या होगा, उसकी सारी प्रोग्रामिंग इसमें लिखी गई है। सो यहाँ पर अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ एंड मैं आपको एक काम दूं कि आपको ये काम करना है, ठीक है, जो आपने कभी नहीं किया है वो काम, एंड वो काम आपको मुझे एक बार बताना पड़ेगा, ठीक है। मुझे आपको एक बार बताना पड़ेगा कि वो काम आपको एक्चुअल में करना कैसा है, तब जाके आप उसको कर पाओगे। वैसे ही जो ls कमांड है, ठीक है, वो काम क्या करेगी, ये बाइनरी फोल्डर में रखा हुआ है, यानी बिन फोल्डर में रखा हुआ है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो बिन है, फुल फॉर्म बाइनरी है। तो हमारे जो सिस्टम के अंदर लिखा हुआ मिलेगा वो सिर्फ बिन मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बैकस्लैश एंड बिन फोल्डर का मतलब समझ में आया होगा, बिन फोल्डर के अंदर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें बूट फोल्डर की, नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन है, अब इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन होगी रूट लोकेशन के अंदर बूट फोल्डर, ठीक है। रूट क्या है, फिर से मैं बता दूं, हमारे सी ड्राइव जैसे होता है, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है अभी जैसे। सो ये जो बूट नाम का फोल्डर है, ये क्या काम करता है एंड इसमें क्या चीजें होती है, तो बूट नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे लिनक्स को बूट होते समय, मतलब स्टार्ट होते समय काम में आती हैं, ठीक है। जैसे आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो उसको बूट होने के लिए कुछ फाइल्स चाहिए होती है, तो वो सारी फाइल्स होती है यहाँ पे बूट लोकेशन पे, जो कि सिस्टम को स्टार्ट होने में हेल्प करती है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बूट लोकेशन भी समझ में आ गया होगा। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें \dev, यानी रूट के अंदर देव लोकेशन की, एंड इसका फुल फॉर्म है डिवाइसेस। तो ये क्या काम करता है, तो ये काम क्या करता है, जितने भी आप एक्सटर्नल चीजें लगाते हो, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि एक्सटर्नल है, आपको यूज करना है उसको लगा के, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एवरीथिंग, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD, वो सारी डिवाइसेस के जो उनको मैनेज करने के ड्राइवर्स हैं, वो सारे यहीं पे होते हैं डेव फोल्डर पे। सो जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में हैं या फिर अटैच होती हैं, वो सारी डिवाइसेस आपके एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों डिवाइस, ठीक है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल दोनों डिवाइसेस, उनके सारे ड्राइवर या फिर उनसे सपोर्टेबल फाइल सारी देव फाइल के अंदर होती है। अब एक बात ध्यान रखना, बिना ड्राइवर के कोई भी चीज रन नहीं होती, ठीक है। जैसे कार को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, वैसे कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, पेन ड्राइव को भी ड्राइव करने के लिए उसके ड्राइवर की जरूरत होती है, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम में। तो वो उनसे सपोर्टेबल फाइल जो हम चीजें बाहर से लगाते हैं या फिर पहले से लगी होती हैं, कुछ ऐसी फाइल्स जो कि
हमारे डिवाइसेस को रन होने के लिए चाहिए या फिर उनको चलने में हेल्प करने के लिए चाहिए, तो वो यहाँ पर देव फोल्डर के अंदर होगी। अगर ये ड्राइवर्स नहीं होगी ना, तो अगर आप कीबोर्ड लगाओगे तो अगर आप यहाँ पे ए दबा रहे हो तो वहाँ पे Z दबेगा, यहाँ पे P दबा रहे हो तो वहाँ पे X दबेगा। तो यहाँ पर वो चीजें जो आप यहाँ पे P दबाओ तो वहाँ पे भी P दबे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम होता है ड्राइवर्स का, जो पड़े होते हैं डिवाइस के डेव फोल्डर के अंदर, जो कि डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड हमारे सिस्टम के अंदर जो लोकेशन दिखेगी वो देव ही दिखेगी। ये मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ ताकि इसके नाम से भी कुछ चीजें समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम आते हैं ETC फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ETC फोल्डर जो है वो किस लोकेशन के अंदर है, कमेंट करके मुझे बताओ। अभी मैंने बताया ये बैकस्लैश जो है इसका मतलब क्या है वो मुझे कमेंट करके बताओ। तो जो ETC फोल्डर है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो ETC फोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं? सो यहाँ पर ETC फोल्डर में वो सारी चीजें होती हैं जो कि पूरे सिस्टम के एप्लीकेशंस या फिर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर रहा हो। अब एग्जांपल की ले लो, आप जो ब्राइटनेस कंट्रोल करते हो, कम ज्यादा करते हो ब्राइटनेस, अगर वो आपको कम ज्यादा करना है तो आप कैसे करते हो? अपने विंडोज में जाके कम ज्यादा कर लेते हो, है ना, स्क्रॉल बार करके, या फिर फोन में ऊपर से स्क्रॉल करके आप कम ज्यादा कर लेते हो। ठीक है, लेकिन वो कैसे हो रहा है उसका पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है ETC फोल्डर के अंदर, वो सारी चीजें लिखी होती है। और कौन सा एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई सेटिंग करनी है, ठीक है, या फिर हर एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सेटिंग करनी होती है हमको, वो सारी चीजें होती हैं ETC के अंदर। एक तरह से कह सकते हो ETC जो है वो एक सेटिंग है। ठीक है, मतलब हमारे फोन की जो सेटिंग होती है, हमारे विंडोज में जो सेटिंग होती है, वो सेटिंग है ETC। ठीक है, हमारे लिनक्स में। तो यहाँ पर सारी कोई भी सेटिंग करनी होती है, हमको कोई भी चीज बदलना होता है तो हम ETC फोल्डर में जाके चेंज करते हैं। सो आई होप आप सभी को ETC का काम समझ में आया होगा एंड ETC फोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। मुझे पता है थ्योरी थोड़ा सा बोर करती है, बट स्टिल आप सभी को ये सारी चीजें करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हमारा लोकेशन होम। एंड इस बैकस्लैश को मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि ये बैकस्लैश लोकेशन क्या है। उसके बाद जो फोल्डर है होम, इसके अंदर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे सिस्टम में दो यूजर होते हैं, एक एडमिन, एक गेस्ट। ठीक है, तो जितने भी गेस्ट यूजर्स होते हैं या फिर जितने भी इंडिविजुअल यूजर्स हैं जो कि हमने अलग से बनाए हैं, वो सारे यूजर्स की जो चीजें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, फाइल हो गया, पिक्चर्स हो गया, सेटिंग हो गई, वो सारी चीजें होम फोल्डर के अंदर होती हैं। ठीक है, मतलब एडमिन के अलावा एक्स्ट्रा जो यूजर्स आते हैं, एडमिन हो गया एक तो, एंड एक एक्स्ट्रा यूजर हो गया कोई भी। एग्जांपल ले लो, एक लैपटॉप है एंड वहाँ पे दो लोग यूज कर रहे हैं, आप एंड आपका ब्रदर, तो यहाँ पे दो यूजर बनेंगे, आप दोनों में से कोई एक एडमिन होगा। ठीक है, एंड एक गेस्ट यूजर होगा। तो यहाँ पर जो गेस्ट यूजर होगा उसका जो फाइल, फोल्डर, फोटोज, एवरीथिंग, वो सारी इस होम फोल्डर के अंदर रखी होगी। सारी सेटिंग्स जो है वो इस होम फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को होम फोल्डर का समझ में आया होगा। सो यहाँ पर हम चलते हैं आगे एंड समझते हैं कुछ और चीजों को। तो यहाँ पर देखो, ये लोकेशन है एक बैकस्लैश मीडिया एडमिन MNT, जिसका मतलब है माउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जितनी भी एक्सटर्नल, मतलब जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, एक्सटर्नल जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो जब वो कनेक्ट करते हो ना, तो आप उसका जो उसमें जो जो चीजें रखी हुई है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकली जाके कमांड लाइन से करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो उसको। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव्स होती हैं वो सारी यहाँ पे स्टोर्स होती है, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे रख दी जाती है, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने विंडोज में कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगाए तो हम उसको दिस PC में जाके एक्सेस कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको दिस PC नहीं मिलता, आप यहाँ पे MNT माउंट या फिर मीडिया नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल जो USBs हैं एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं वो सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद है OPT, बैकस्लैश OPT। अब फिर से मैं बैकस्लैश का मतलब नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है। बैकस्लैश OPT यानी ऑप्शनल, कुछ ऐसी चीजें जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपने बाहर से इंस्टॉल किया है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल होती है
ऑप्शनल में यानी ओपीटी में। तो जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बाहर से इंस्टॉल किया है एंड उसको आपको देखना है कहाँ है एवरीथिंग, तो वो ऑप्शनल पे जाता है, ठीक है। जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपने बाहर से इंस्टॉल किया एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वहाँ पर ओपीटी में जाता है। सो आई होप आप सभी को ओपीटी का काम समझ में आया होगा, ओपीटी के अंदर क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं /proc। /proc का मतलब है प्रोसेस, मतलब आपके सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें रन हो रही है। एग्जाम्पल के ले लो, अगर हम अपने विंडोज़ में टास्क मैनेजर देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको इजी एग्जांपल दूं, तो अगर आप विंडोज R दबाओगे, ठीक है, एंड यहाँ पर आप लिखोगे टास्क, ठीक है, यहाँ पे MGR एंटर प्रेस करोगे, तो आपके सिस्टम में जितनी भी चीज़ें चल रही है इस वक्त, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब जो एक प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, ये है ना। ये देखो, विंडोज R दबा के आपको टास्क MGR लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब क्या क्या प्रोसेस हो रही है, आपकी रैम कितनी यूज़ हो रही है, आपकी डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रही है, ग्राफिकली डेफिनेटली आप इसको एक्सेस कर सकते हो ग्राफिक तरीके से, बट कमांड लाइन में अगर आपको देखना है proc मतलब प्रोसेस क्या चल रही है, क्या क्या चीज़ें रन हो रही है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। एक कमांड होती है top, TOP top, वो भी आपको सारी कमांड लाइन प्रोसेस दिखाता है। वो कहाँ से दिखा पाता है, तो वो यहीं से डेटा उठाता है। टॉप कमांड जो है वो आपको प्रोसेस दिखाता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो जो टॉप कमांड का काम है ना, तो जो डेटा वो लेके आता है, मतलब टॉप कमांड का काम तो वही है कि प्रोसेस दिखाना, क्या क्या चीजें आपको सिस्टम में रन हो रही है। तो इसका जो काम है, तो वो डेटा जो है वो यहीं से लेके आता है, जो आपको दिखाता है कितना प्रोसेस हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड दिखाऊं जो कि है टॉप, ठीक है, ये टॉप क्या करता है, आपके सिस्टम में जो चीजें रन हो रही है, मतलब जो जो प्रोसेस है एंड कौन सा यूजर चल रहा है, कौन सा यूजर उसको यूज कर रहा है, मतलब एवरीथिंग जो आपके सिस्टम में रन हो रही है, क्या CPU रन हो रहा है, एवरीथिंग। तो ये जो काम कर रहा है, जो चीजें दिखा रही है आपको, ये डेटा कहाँ से लेके आ रहा है, तो ये proc फोल्डर से लेके आ रहा है, यानी प्रोसेस फोल्डर से लेके आ रहा है, ठीक है। तो सारी प्रोसेस, या फिर कह लो टास्क मैनेजर, यहाँ पे हम टास्क मैनेजर भी देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे टास्क सारे देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, वही प्रोसेस फोल्डर से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं। सो आई होप आप सभी को प्रोसेस फोल्डर के काम समझ में आया होगा एंड इसके अंदर क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। देन आता है रूट /root फोल्डर। अब यहाँ पे रूट का मतलब क्या था, यहाँ पे एक लोकेशन था, एक यूजर था। तो जो रूट यूजर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी जितने भी फाइल्स हैं, मतलब उसके जितने भी लोकेशंस हैं, या फिर कह सकते हो उसके जितने भी फाइल फोल्डर एवरीथिंग, वो सारे सेव होते हैं रूट लोकेशन पे, ठीक है। यहाँ पर उसकी सारी चीजें होती हैं। /home में क्या था, गेस्ट के सारी चीजें थी, लेकिन /root में सारी की सारी एडमिन की चीजें होती हैं, फाइल फोल्डर एवरीथिंग, ठीक है, जो कि सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट sbin फोल्डर में। तो sbin समझाने से पहले मैं चलूंगा थोड़ा सा बैक। हमने देखा था bin फोल्डर, ठीक है। तो bin फोल्डर में क्या था, bin फोल्डर में था कि कमांड लिखने पे एक्चुअल में परफॉर्म क्या होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे sbin में, यानी सिस्टम बाइनरीज में, यहाँ पे वो कमांड्स होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि सिर्फ एडमिन ही यूज कर सकता है, वो सारी कमांड्स का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे होता है sbin, ठीक है। तो sbin जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके एक्सेस कमांड सारे यहाँ पे सेव होती हैं, एंड कुछ सिस्टम की सपोर्टेबल फाइल्स भी इसी के अंदर होती हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ तो जो कमांड्स है यहाँ पे, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर के कमांड्स हैं वो यहाँ पे रखे होते हैं sbin फोल्डर में। सो आई होप आप सभी को ये सारे फोल्डर का मतलब समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बचा है अपना, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल में। एंड मैं आप सभी को प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ कि ये सारी कमांड्स एक्चुअल में होती कहाँ, ठीक है। एंड ये समझने के बाद हम इंस्टॉलेशन पे चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और तो यहाँ पर हमारी कुछ और लोकेशंस हैं, जैसे कि SRV, जिसका मतलब है सर्विस। तो SRV के अंदर क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो वेबसाइट से सर्वर पे ही होस्ट नहीं होती, हमारे सिस्टम पे भी होस्ट होती है, ठीक है। तो अगर हमारे सिस्टम में कोई भी वेबसाइट जो कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट होस्टिंग की, एंड वो हमारे सिस्टम पे रन हो रही है, तो वो सारी सर्विस की डिटेल्स यहाँ पे होती है, ठीक है। मतलब
कोई भी वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है, ठीक है, कोई भी चीज़, तो वो सारी होस्टिंग डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी आपको? सर्विस के फोल्डर के अंदर, यानी SRV फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर SRV जो है ये सर्विस के लिए होता है। कोई भी सर्विस जो आपको होस्टिंग में, अब होस्टिंग क्या होती है, तो एक वेबसाइट जो है उसको हम एक सिस्टम में रखते हैं, ठीक है, कह सकते हैं एक सिस्टम में रखते हैं ताकि कोई उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम होस्टिंग। जैसे सर्वर जो काम करता है वही काम अपने सिस्टम से कराते हैं। तो अगर ऐसी कोई सर्विस हमारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स SRV यानी सर्विस फोल्डर में होता है। उसके बाद आता है हमारा टेम्प यानी टेम्पररी। तो जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं वो सारी आती हैं टेम्प फोल्डर में। टेम्पररी फाइल्स मतलब क्या? टेम्पररी फाइल्स कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे सिस्टम के थोड़ा फास्ट करने के काम आती हैं, ठीक है, या फिर उनका यूज कुछ समय तक होता है, बाद में वो कोई काम की नहीं होती। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आप सभी को टेम्प फाइल का, विंडोज से एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी को। तो यहाँ पे अगर आप अपने कीबोर्ड में विंडोज R प्रेस करोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखोगे टेम्प, ठीक है, ये टेम्प दिख रहा होगा आप सभी को, टेम्प लिखते हो TEMP टेम्प, एंड एंटर प्रेस करते हो, तो आपके सिस्टम में जितनी भी देखो टेम्पररी फाइल्स कुछ ऐसे दिखती हैं, ऐसे दिखते हैं कुछ टेम्पररी फाइल्स जो कि कुछ समय के लिए हो, तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल A करके यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है, तो इजीली डिलीट हो जाएगी एंड सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे VMware मेरा चल रहा है इसलिए मैं उसको स्किप करूंगा, एंड यहाँ पे आप लोग ऐसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइल्स जो थी वो डिलीट हो गई, जो कि काम की नहीं थी, जो काम की होती है वो डिलीट नहीं होती, ठीक है। तो टेम्पररी फाइल्स कुछ ये होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जो कि ये बता रही होती हैं कि हाँ मैं टेम्पररी फाइल्स हूँ। तो उसमें क्या होता है, टिल्ड एक ऐसे वेव का सिंबल आता है जिसको हम टिल्ड सिंबल कहते हैं। ऐसे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा एंड वो फाइल्स कैसे दिखती हैं वो भी मैं लगा दूंगा। तो कुछ ऐसी टेम्पररी फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। सो टेम्पररी फाइल्स वही जो कि हमारे सिस्टम में थोड़ी देर के लिए यूज में आती हैं, बाद में वो कोई काम की नहीं होती, जो कि हमारा सिस्टम अपने फास्ट चलने के लिए जनरेट करता है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। टेम्पररी फाइल्स हर चीज़ की जनरेट होती है, ब्राउजर की भी होती है, आपके एप्लीकेशंस की भी होती है, सबकी होती है। सो यहाँ पर अब हम बात करें /यूजर की, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट लोकेशन है /USR, जिसका मतलब होता है यूजर। इस यूजर लोकेशन पे क्या होता है, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूजर के थ्रू इंस्टॉल किया गया है। एग्जाम्पल के लिए लो, एक यूजर है जिसका नाम देव है, उसने कोई भी चीज़ डाउनलोड की है, ठीक है, तो वो देव नाम के यूजर पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें इंस्टॉल की जाती है यूजर के द्वारा, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल, वो इस फोल्डर के अंदर होती है, यूजर फोल्डर के अंदर, ठीक है। वो मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली अभी दिखाने वाला हूँ अपने लिनक्स में कहाँ पे होती हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को यूजर का जो काम है समझ में आया होगा। यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया हुआ कोई भी चीज़, डाउनलोड की हुई कोई चीज़ इस फोल्डर के अंदर मिलती है, यूजर के अंदर। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है, नेक्स्ट फोल्डर है लिब लाइब्रेरी, इसका मतलब है, ठीक है, लिब एंड लिब 64 बिट है, सभी को पता है 64 बिट एंड 32 बिट दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जो 32 बिट होगा उसके लिए 32 बिट एंड जो 64 होगा उसके लिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ज़्यादातर 64 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है लिब में एंड लिब 64 में, मतलब लाइब्रेरीज में, तो जो भी टूल्स हम यूज करते हैं ना, एग्जांपल के लिए लो nmap, ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं एंड कैसे काम करेंगे, ठीक है, एंड क्या लिखने पे क्या परफॉर्म होगा nmap में, वो सारी चीजें इस लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। मतलब हर एक टूल का जो प्रोग्राम है वो सारा यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। सो ये लिब फोल्डर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो बिन फोल्डर था जिसमें हमारी कमांड्स का प्रोग्राम लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टूल से रिलेटेड सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि टूल्स कब क्या परफॉर्म करेगा, क्या लिखने पे क्या परफॉर्म करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। सो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर में जो कि हमारा var, ठीक है। var मतलब वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल्स में सारी होती है लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स क्या होती हैं, तो आपके सिस्टम में आपने जो जो चीज़ें यूज़ किया होता है ना उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। आगे चल के हम जब कवरिंग ट्रैक्स पढ़ेंगे उसमें समझेंगे हम कि लॉग्स फाइल्स कैसे होती हैं, क्या दिखती हैं। सो ये जो var फोल्डर है यहाँ पे सारे लॉग्स स्टोर होते हैं कि आपने कब क्या यूज़ किया एंड क्या क्या चीज़ें यूज़ की आपके सिस्टम में एंड कौन से यूज़र ने क्या यूज़ किया, ठीक है।
मतलब जब तक आपका सिस्टम चल रहा था तब से लेके बंद होने तक आपने क्या क्या यूज किया, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे फोल्डर्स होते हैं। सो आई होप आप सभी को वर यानी वेरिएबल फोल्डर में क्या चीजें होती है वो सभी समझ में आया होगा क्या होती है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारी सारी लोकेशंस फिनिश हो चुकी हैं। सो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो साइबर वॉरियर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने लिनक्स के फाइल सिस्टम्स को समझ लिया है कैसे वर्क करता है। अब हमारी आती है प्रोसेस इंस्टॉलेशन की, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे प्रैक्टिसेस पे, उसकी कमांड्स पे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए आपको साइबर सिक्योरिटी में वर्क करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो i3 से i5 तक कम से कम i3 10 जनरेशन एंड i5 12 जनरेशन या फिर 10 जनरेशन भी चलेगा। इतनी प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, इतना प्रोसेसर तो चाहिए ही होता है स्मूथ वर्किंग के लिए। अगर मैं रैम की बात करूं तो आपके सिस्टम में कम से कम 8 GB तो होना ही चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, एंड मैक्सिमम आप कितने भी लेवल तक जा सकते हो, कितनी भी रैम रख सकते हो आप, 16 GB 32 GB आपको जितना चाहिए, कम से कम 8 GB तो होना ही चाहिए। एंड आपके सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क है तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आपको चाहिए SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड दे देगी आपको। तो आपको कम से कम 500 GB की एक SSD डलवा लो, एंड अगर कम की 240 GB की मिल रही है तो भी डलवा लो, उतने में आपका सिस्टम वर्क कर जाएगा, लिनक्स वर्क कर जाएगा। सो अगर आप 500 GB की SSD डलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी स्टोरेज फ्यूचर में भी काम आएगी वो। एंड ग्राफिक्स की बात करूँ तो आपके सिस्टम में 2 GB है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो लिनक्स है विदाउट ग्राफिक्स का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट। इससे कम होगी तो आपको दिक्कत होने वाली है, आप परेशान हो जाओगे। एंड अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड फ़ोन से साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग सीखने की, तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंड्रॉयड जो एक प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, एंड हमारा लैपटॉप कंप्यूटर ये अलग है। ठीक है, फ़ोन एंड लैपटॉप दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। सो फ़ोन से तो बहुत कम चीज़ें कर पाओगे, ना के बराबर। ठीक है, फ़ोन्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो जहाँ तक कि, लेकिन आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अब चलते हैं हम अपने लिनक्स इंस्टॉलेशन पे। तो लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। पर मैंने ओपन कर लिया है ब्राउज़र, जो कि है क्रोम ब्राउज़र। आप कोई भी ओपन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्रोम कर रखा है। सो ब्राउज़र में आने के बाद हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है काली इंस्टॉल करने से पहले, जिसका नाम है VMware। VMware एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक वर्चुअल चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब वर्चुअल सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो। 2 तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। एक तो आप पूरा विंडोज़ हटा के पूरा काली डाल लो, या फिर विंडोज़ के साथ साथ काली डाल लो। ठीक है, डुअल बूटिंग कर लो, या फिर वर्चुअल सिस्टम इंस्टॉल कर लो। वर्चुअल सिस्टम में क्या है कि आपका जो काली है, जैसे आप क्रोम ओपन करते हो वैसे ही काली को भी ओपन करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन के जैसे ही। ठीक है, तो वर्चुअली इंस्टॉल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो हमको एरर्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो बार बार हमको इंस्टॉल करना, अपने सिस्टम में डालना सही नहीं होगा, टाइम भी बहुत जाएगा, तो इसलिए हम वर्चुअली इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने सिस्टम में एंड यहाँ पे सर्च करेंगे VMware डाउनलोड। सो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ VMware, ठीक है, एंड डाउनलोड। ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर देना है आप लोगों को। एंड देन यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे चले जाना है। ठीक है, प्लेयर है ये, लेकिन प्लेयर अब हमको नहीं चाहिए। आपको प्लेयर भी दिख रहा होगा, बट हमको प्लेयर तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, प्लेयर आपको डेफिनेटली इंस्टॉल नहीं करना है। इस वेबसाइट पे मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये प्लेयर कभी मत करना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए VMware नॉर्मल। ठीक है, ये VMware प्रो, प्लेयर नहीं। तो VMware वर्कस्टेशन प्रो या फिर वर्कस्टेशन 17 प्रो ये डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग की प्रोसेस चल रही है, तब तक हम यहाँ पे काली लिनक्स की फाइल भी डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं ताकि फास्ट हो जाए। सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे काली डाउनलोड। ठीक है, काली डाउनलोड लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगी गेट काली। तो गेट काली पे क्लिक करते ही यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी काली लिनक्स की। एंड देन यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एंड ऊपर में आपको ये कुछ शो हो रहा होगा ऊपर में। ठीक है, ये तो यहाँ पे प्री बिल्ड पे जाना है हमको, इंस्टॉलर में नहीं, प्री बिल्ड में। ठीक है, प्री बिल्ड पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर
64 बिट जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, 32 बिट भी अवेलेबल है, 64 बिट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्री बिल्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ज़्यादा इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं करना होता है, बस इसको प्लग एंड प्ले करना पड़ता है। मतलब सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 64 बिट के लिए डाउनलोड करूँगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 64 बिट में ये डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये अराउंड 2.9 GB यानी 3 GB पकड़ के चलो, 3 GB के आसपास आपको मिलेगी खाली लिनक्स। सो गाइस वेट करते हैं हम इनके डाउनलोड का, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम आगे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो ओके वॉरियर्स, तो हमारी यहाँ पे फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं, अब हम इनको इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम VMware को इंस्टॉल करेंगे, तो डबल क्लिक करेंगे हम VMware के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ठीक है, अपने आप को कॉन्फ़िगर करेगा एंड देन यहाँ पे पॉपअप आएगा आपके पास, ठीक है। पॉपअप आने के बाद यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। येस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, वापस से आपके पास इसका पॉपअप खुल के आएगा, छोटा सा विंडो खुल के आएगा। सो अभी यहाँ पे कर रहा है थोड़ा सा प्रोसेस ये, एंड ये ऐसे कुछ पॉपअप होके आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट, ठीक है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है आपको। एंड अगर आपको कीबोर्ड का इन्हेंसमेंट चाहिए, ठीक है, इन्हेंस करना है कीबोर्ड को, यहाँ पे इन्हेंस कर देना, ठीक है, क्लिक कर देना, जिससे थोड़ा सा स्मूथ चलेंगे आपके कीबोर्ड। एंड नेक्स्ट करना है, एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है, एंड नेक्स्ट, ठीक है। सो देन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन पे कैसा है। सो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद इसको एक की चाहिए होती है, ठीक है, मतलब लाइसेंस की, क्योंकि जो VMware Pro है, प्रो मतलब ये पेड होगा डेफिनेटली, तो इसको पेड के लिए की चाहिए आपको, ठीक है। तो कीज़ के लिए आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको करना क्या है, वो शॉर्टकट है, सभी को पता है आई थिंक सो हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा आपके पास, फिनिश नहीं करना है आपको, लाइसेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस डालना है, पर लाइसेंस तो है नहीं हमारे पास। सो लाइसेंस के लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर मैंने वापस वही ब्राउज़र ओपन कर लिया है, क्रोम, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा VMware 17 Pro लाइसेंस की, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, मैं दोनों में से कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कोई भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर जाऊँगा, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ओके करने से पहले यहाँ पे कंफर्म कर लेना आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ रहेगा तभी वर्क करेगा। देन एंटर प्रेस कर देना, तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट वैलिड, ठीक है। नॉट वैलिड है मतलब हम दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नॉट वैलिड दिखा रहा है तो आप कोई भी, मैं दूसरे वेबसाइट में चला जाता हूँ, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सेकेंड वेबसाइट में आने के बाद आप कोई भी चेक्ड अनचेक्ड, मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ जो अनचेक्ड है एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड वापस से मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कनेक्ट किया था दूसरे वेबसाइट में जाने के लिए। एंटर प्रेस करता हूँ एंड देख सकते हो ऐसा आया, कंप्लीट द VMware वर्कस्टेशन प्रो, ठीक है, सेटअप। एंड इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी बोल रहा है कि आपको रिस्टार्ट करना है या नहीं करना है आपका सिस्टम, तो अभी मुझे नहीं करना है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका शॉर्टकट आया है VMware का, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। सो ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। ये मेरे इसमें बहुत सारी फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया VMware का, आपको सिर्फ यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट करके काले लिनक्स की यहाँ पे ओपन करना है। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं वापस से अपने डाउनलोड फोल्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो फाइल है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट करने वाला कोई भी जो एप्लीकेशन है, जैसे विनरर हो गया, 7zip हो गया, ये एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो आपको कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास विनरर है, तो मैं विनरर से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट टू काली करेंगे एंड देन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।
सो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद अपने पास ऐसे फोल्डर आएगा, ठीक है, आपके सिस्टम पे ऐसे फोल्डर दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। विदाउट एक्सट्रैक्ट किए आप इसको यूज नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो इससे एक्सट्रैक्ट करना बहुत कंपलसरी है। तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन क्या करना है, आपको जाना है अपने होम पे, ठीक है, VMware को ओपन करना है, होम पे जाना है, यहाँ पे करना है ओपन अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। ओपन वर्चुअल मशीन करने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पे जाना है डाउनलोड फोल्डर पे, यहाँ पे लोकेट करना है जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड किया था, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था, इसको ओपन करना है एंड इसको भी ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी ऐसे, एंड इसको ओपन कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पे एक और फाइल ऐड हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पर मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सो हमको यहाँ पे ज़्यादा इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बहुत छोटा सा विंडो आ रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा, एंड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, एंड देन स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही फास्ट। सो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है। सो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एंड जो यूज़र नेम है वो होता है काली काली, तो यहाँ पर काली लिखना है एंड वापस से काली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं अपने काले लिनक्स में, ठीक है। तो ये बेसिक सी इंस्टॉलेशन थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी नई नई थीम्स हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी के लिए क्या करूँगा, मैं इसको पावर ऑफ करूँगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। सो मेरे साथ करना। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना है, आपको एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है, सेटिंग में जाना है, ऊपर में जो है ये, एंड उसके बाद रैम जो है इसको 4 GB कर देना है आपको कम से कम, ठीक है। प्रोसेसर 4 ठीक है, 4 चाहिए होता है इसको, ठीक है। बाकी एज इट इज़ 80 GB स्टोरेज चाहिए इसको रन होने के लिए, बाकी एज इट इज़ ओके, ठीक है। सो ऐसे वर्क है यहाँ पे, तो ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखो 4 GB आ गई है हमारी स्टोरेज। सो ये है हमारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन। सो वॉरियर्स, ये थी हमारी काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन ऑन VMware, ठीक है। सो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड पावर ऑन करके यहाँ पे यूज ले सकते हो, ठीक है। अब हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन करने के बाद बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ, यानी कि प्रैक्टिकल की तरफ, जिस पे हम कमांड प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसको पावर ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। सो इसको पावर ऑन करने के लिए वापस से वही प्रोसेस करनी है आप लोगों को कि डबल क्लिक करना है VMware के आइकॉन पे, एंड देन यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी होगी, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, ये वाली जो है मेरी अभी जो इंस्टॉल की थी काली, वो है। इसको मैं यहाँ पे पावर ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर ऑन हो जाएगी। अब आप किसी किसी को डिस्टर्ब होता है कि साइड में नहीं चाहिए, तो आप इसको हटा भी सकते हो यहाँ से, ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब ऊपर का भी नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये साइड में रहना चाहिए। एंड अगर आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हो, ठीक है। ये जो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये फुल स्क्रीन मोड है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड देन आपका जो कंप्लीट फुल स्क्रीन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन करना है आपको, काली, एंटर एंड काली, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं अपने लिनक्स के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, बट अभी हम एंटर हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ 4 GB हमने इसको रैम दिया है, 80 GB स्टोरेज दी है, 80 GB, जिससे इतना अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे लिनक्स का कुछ इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम विंडोज़ में फाइल्स मैनेजर देखते हैं, तो यहाँ पे फाइल मैनेजर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग यहाँ से जाके ओपन फोल्डर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट फाइल मैनेजर दिख जाएगा। देखो वहाँ पे दिस PC होता है, यहाँ पे माई कंप्यूटर, ठीक है। ये फाइल सिस्टम्स है सारी, उसके अंदर की जो चीज़ें जो हम देख रहे थे, जो भी लोकेशन हमने अभी देखा था, जिसके बारे में पढ़ा था, देखो लिब, बूट, देव, ETC, होम, लिब 32, लिब 64, यहाँ पे सारे हैं। मीडिया, MNT, ठीक है, OPT, प्रोक, ठीक है, रूट, रन, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाओगे तो डाउनलोड सारे फोल्डर मिलेगा, ठीक है, एंड ये वीडियोस एंड ये एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अभी ग्राफिकल वर्जन में है। यही चीज़ अगर हमको कमांड लाइन पे करना है तो कमांड लाइन पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कमांड लाइन में करने के लिए यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं हम टर्मिनल, ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा।
इस पर डबल क्लिक करोगे या फिर सिंगल क्लिक से भी ओपन हो जाएगा ये। सो यहाँ पर कुछ ऐसे दिखता है हमारा टर्मिनल, ठीक है, ऐसे टर्मिनल दिखता है। आप इसके यूज़र इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे इसको यूज़र इंटरफेस को चेंज करना है तो राइट क्लिक करना है, प्रेफरेंस पे जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद काली डार्क से चेंज करके ग्रीन ऑन ब्लैक, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसको अप्लाई करता हूँ मैं एंड देन ओके, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टर्मिनल है बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। सो यहाँ पर मैं विंडोज़ एंड लेफ्ट एरो की करके ये जो फाइल मैनेजर मैंने ओपन किया तो उसको राइट हैंड साइड में कर लेता हूँ एंड इसको फुल स्क्रीन करके विंडोज़ एंड लेफ्ट एरो की दबा के राइट साइड में कर लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई इश्यू हो तो यहाँ पे मैंने दोनों को लेफ्ट एंड राइट अलग अलग साइड में कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे जो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जांपल के ले लो, मैं यहाँ पे LS करता हूँ, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, ठीक है, एंड पिक्चर एंड पब्लिक, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमको फोल्डर्स दिख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सो यहाँ पे हमको इतनी सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। अब ग्राफिकली देखा जाए तो यहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको वही चीज़ें दिख रही हैं जो यहाँ पे दिख रही होगी। ये काली का एक फोल्डर है, मतलब जो यूज़र है काली, अभी के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी काली है एंड गेस्ट भी काली ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप जैसे का वैसा जो फोल्डर इधर दिख रहे हैं आपको टर्मिनल में, वही नाम से इधर भी दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा जूम किया है तो आपको कुछ फोल्डर यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब देखो मैच करो, सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैसे ही होगी, ठीक है। वापस से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो जूम करने के लिए हम इसको क्या दबाते हैं, Ctrl+, ठीक है। तो मेरे इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना पड़ता है। आपके इसमें Ctrl+ बटन दबा सकते हो या फिर प्लस के साथ कोई और वहाँ पे साइन है तो शिफ्ट दबा सकते हो, Ctrl+, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे Ctrl++ से इसको जूम कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जब इसको देखा, मतलब इसको देखने का जो हमारा कमांड था वो आप लोगों ने फर्स्ट कमांड तो पहले ही रन कर ली, LS की, ठीक है, लिस्ट की। तो यहाँ पर इस लोकेशन में अभी हम किस लोकेशन पे हैं ये देखने के लिए क्या यहाँ पे कमांड रन करना है, PWD, ठीक है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमको ये देखने के लिए कि हम लोकेशन पे किस लोकेशन पे हैं, किस जगह पे हैं। तो यहाँ पे PWD लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग होम एंड काली पे हैं हम लोग, ठीक है, होम काली, ठीक है, मतलब काली के जो गेस्ट यूज़र है उसके हम होम पे हैं अभी। एंड यहाँ पर अगर देखना है हमको ग्राफिकली तो ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी लोकेशन दिख जाएगी, ठीक है। तो ऐसे है ये दोनों, ठीक है। देन उसके बाद हमको अगर यहाँ पे LS का तो हमने देख ही लिया लिस्ट का, अब हमको वो फाइल लोकेशन देखनी है यहाँ पे जो हमने देखा था, तो वो किस फोल्डर में थी, बैकस्लैश में थी, है ना, सिर्फ रूट में थी। तो रूट में हम जो तरीके से जा सकते हैं, CD करके बैकस्लैश दबा दो तो भी पहुंच जाओगे, या फिर यहाँ पे सिंपल बैकस्लैश कर दो तो भी पहुंच जाओगे, क्योंकि वो कह सकते हो फेमस फोल्डर है, बहुत इजीली वहाँ पे जंप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने रूट या फिर बैकस्लैश लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं इस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। टिल्ड का सिंबल से हम बैकस्लैश के टिल्ड में सिंबल पे आ गए हैं। ये सिंबल है काली के जो गेस्ट यूज़र है उसके होम का, ठीक है, एंड ये वाला सिंबल बताता है कि हम अभी इस लोकेशन पे हैं। अब वापस से अगर मैं यहाँ पे PWD लिखूँ तो क्या लिखा आता है, तो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक बैकस्लैश लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अगर वो सारी लोकेशंस देखनी है जो हमने देखा था तो यहाँ पे हमको LS करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने LS किया तो देखो यहाँ पे वो सारे फोल्डर्स हैं, ये बिन, ठीक है, ये बिन जिसके अंदर हमारे सारे प्रोग्राम्स, मतलब सारे ये जो PWD लिखा है ये लिखने से क्या होगा वो सारा इसके अंदर लिखा है, LS लिखने से क्या होगा वो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, जो आपके काम की थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे इस बिन फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है, तो CD बिन, ठीक है। CD मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेस एंड अपर केस बहुत अच्छे से याद रखना है, अपर केस लोअर केस, फोल्डर का कैसा नाम है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि
केस सेंसिटिव होता है हमारा ये टर्मिनल, ठीक है। सो यहाँ पर हम करेंगे CD, जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर को चेंज करो। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, कहीं पे मैं डायरेक्टरी बोलूँ तो समझ जाना उसका मतलब फोल्डर है। सो यहाँ पर मैं CD bin करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो CD bin, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो चुकी है। एंड वापस से मैं यहाँ पे LS करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, हर एक कमांड का जो प्रोग्राम है वो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखो LS कमांड अगर हम देखें, U पे है, नीचे ऊपर स्क्रॉल करके हम LS पे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे sudo एंड sudo su, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, वो भी दिखा रहा है। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग, हमको चलना है L पे, जो LS है लिस्ट की। सो वहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, LS तक चलते हैं हम लोग। जिस पे रेड है उसको गेस्ट यूज़र, अभी हम गेस्ट यूज़र पे हैं इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, पासवर्ड, ठीक है। जो रेड है उनको हम चेंज नहीं मतलब उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ये आ गया L। तो यहाँ पर देखो LS, ठीक है, LS लिखा हुआ है यहाँ पे। सो LS के अंदर का सारा प्रोग्राम यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँ CD LS, उसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो उसके अंदर हम नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कमांड सीखने का तरीका ये है, या फिर एग्जांपल लो, अब मैं इस LS के अंदर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर गए बिना मैं उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब LS जो वहाँ पे फोल्डर है या फिर LS कमांड का जो फोल्डर है वहाँ पे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज़ें प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कैट, ठीक है। कैट कमांड क्या करेगा, उसके अंदर की सारी डिटेल्स बाहर ला देगा, ठीक है, मतलब बिना उसके अंदर गए। तो मैं कैट LS करता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हमारे समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ये लैंग्वेजेस हमारे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उस LS कमांड के अंदर, ठीक है। सो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। आई होप आप सभी को 3 कमांड का मतलब समझ गया होगा। पहला है LS, दूसरा है CD एंड तीसरा है कैट कमांड, ठीक है। और चौथा भी है हमारा PWD। PWD का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। LS का मतलब है लिस्ट, ठीक है। कैट का मतलब सामने प्रिंट कर देता है। सो कैट कमांड का फुल फॉर्म कैट ही है, कुछ और भी होता है, वो लॉन्ग सा है थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं अब हम कुछ और चीज़ों के तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लो, मैं यहाँ पे अब LS करता हूँ, ठीक है, एंड अभी मैं बिन फोल्डर पे ही हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, एंड इससे मुझे बैक जाना है, बिन फोल्डर से मुझे बैक जाना है वापस बैकस्लैश में। तो मुझे क्या करना होगा, एक तो मैं बैकस्लैश डाल सकता हूँ क्योंकि जो बैकस्लैश है रूट लोकेशन है, बहुत फेमस है, तो बहुत इजीली वहाँ पे जंप कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो हम CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, CD स्पेस डबल डॉट से जाके हम बैक जा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्रेस किया, इंटर प्रेस, तो बैक आ गया मैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे एरोज होते हैं, उनसे बहुत इजीली हो पाता है, ठीक है, ग्राफिकल वर्जन में। CD डॉट डॉट से हम बैक आ गए। नेक्स्ट अब यहाँ पे वापस से LS करता हूँ मैं, ठीक है, एंड इस सारे लोकेशन पे हूँ, ठीक है, इन सारे लोकेशन पे हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमको कहाँ पे चलना है, अब यहाँ पे हमको CD एंड होम पे चलना है, ठीक है, होम लोकेशन पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CD होम करता हूँ, ठीक है। मुझे लोकेशन यहाँ पे चेंज करनी है तो मैं CD होम करूँगा, मतलब चेंज डायरेक्टरी होम, ठीक है। अब होम के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे LS करेंगे, लिस्ट करेंगे क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे काली पड़ा हुआ है, मतलब जो कि हमारा यूज़र है। तो यहाँ पर मैं करूँगा CD काली, ठीक है, एंटर। अब मैं काली के अंदर आ गया हूँ, टिल्ड सिंबल। अब मुझे चेक करना है कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, तो यहाँ पर PWD, हम इस लोकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं LS करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो सारे फाइल एंड फोल्डर दिख रहे हैं इसके अंदर के, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार ताकि टॉप पे आ जाए हर एक चीज़। सो यहाँ पर हम टॉप में आ चुके हैं। अब मैं वापस से यहाँ पे CD करके डाउनलोड फोल्डर पे चला जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ डाउनलोड, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे LS कर दूँ ताकि मेरे को रेफरेंस मिले आपको समझाने में। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ डाउनलोड, ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये उसके अंदर नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो मैंने आपको कहा था ये जो हमारा टर्मिनल है केस सेंसिटिव होता है। देखो यहाँ पे D कैपिटल, यहाँ पे D कैपिटल है, मैंने स्मॉल लिखा है वहाँ पे,
ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा, तो वापस से सी डी डाउनलोड्स करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो डाउनलोड है मैं एक दो वर्ड लिख के पूरा कंप्लीट लिख दूँ, मुझे ज़्यादा टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैं सी डी डी ओ लिखूंगा, मतलब एक दो वर्ड लिखूंगा जो यहाँ पे सबसे अलग हो। जैसे मैं डी ओ लिखता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी है, तो देखो करके देखते हैं। डी ओ लिखा एंड आपके सिस्टम में कैप लॉक के ऊपर एक टैब बटन होगा, ठीक है, जिसमें दो एरोज बने होंगे। ठीक है, उस स्क्रीन में मैं उसकी फोटो डाल दूंगा टैब बटन की, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे टैब बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो दो चीजें आ गई, एक डाउनलोड एंड एक डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे DOW लगा दूं, DOW लगा दूं देन टैब बटन दबाओ तो यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज पूरी टाइप नहीं करनी है तो उसका एक दो वर्ड जो कि बाकियों से अलग हो वो यहाँ पे टाइप करके, ठीक है, टैब बटन दबा दोगे तो वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, फुलफिल होने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ कि डाउनलोड के अंदर क्या है। अभी इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमको ग्राफिकली यहाँ पे फोल्डर बनाना तो बहुत ईजी है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है, क्रिएट फोल्डर करो, न्यू फोल्डर आ गया एंड क्रिएट। तो यहाँ पर देखो एक फोल्डर बन गया है। लेकिन हमको कमांड लाइन से अगर यहाँ पे टर्मिनल पे फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कमांड का mkdir। ठीक है, mkdir का मतलब है मैक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे mkdir मैं अपने नाम से बनाता हूँ, DEV देव। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया मैंने एंड एलएस किया तो यहाँ पर देखो एक देव नाम का फोल्डर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फोल्डर में बना लेता हूँ, आपको एग्जांपल देने में मेरी हेल्प करेगा। mkdir मैं काली के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, एंड mkdir यहाँ पे अनुराग नाम से फोल्डर और बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे 3 फोल्डर बन गए। अब मैं इसको वापस से क्लियर करता हूँ। देखो अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो बहुत कचड़ा हो गया, मतलब मेरे काम की नहीं है एंड टर्मिनल पूरा भर गया है। अब पूरा भर गया है तो इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्लियर बटन का क्लियर कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर लिखूंगा, ठीक है, CLEAR क्लियर, एंटर। ठीक है, तो देखो पूरा टर्मिनल क्लीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एलएस करूंगा तो देखो मेरे सारे फोल्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे CD देव करता हूँ, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, जैसे युग। फोल्डर बनाने के लिए कमांड क्या थी हमारी, mkdir। ठीक है, एंड यहाँ पे वायुजी युग नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से वापस जाना है। ठीक है, कहाँ पे, जो डाउनलोड का होम फोल्डर था। सो यहाँ पर 2 तरीके हैं बैक जाने के। पहला तो है CD स्पेस डॉट डॉट, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका है कि कंप्लीट लोकेशन लिख दी जाए किसकी, जहाँ पे हमको जाना है। तो यहाँ पे CD लिखता हूँ मैं /home, ठीक है, देन काली, ये इसकी लोकेशन है, एंड /डाउनलोड जो कि हमारा D कैपिटल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होम फोल्डर के अंदर काली फोल्डर है एंड काली फोल्डर के अंदर डाउनलोड फोल्डर है। ठीक है, तो डाउनलोड्स के अंदर हम जाएंगे, एंटर करेंगे तो देखो यहाँ से देव से हम डाउनलोड पे आ चुके हैं। मतलब लोकेशन टाइप करके भी आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक स्टेप से जाना है बैक, तो आप CD डॉट डॉट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट जंप करना था इसलिए हमने पूरी लोकेशन लिख दिया, और एक एक फोल्डर बैक जाना है, CD डॉट डॉट का यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, वापस से एलएस करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे एक फोल्डर डिलीट करना है, जैसे ये जो फोल्डर है ये हमको डिलीट करना है अनुराग नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं RMDIR, ठीक है, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे ANU लिख के टैब बटन दबा दूंगा तो पूरा फोल्डर फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब यहाँ पे फोल्डर डिलीट हो चुका है। एलएस करके देखते हैं यहाँ पे वो फोल्डर है या नहीं। तो यहाँ से देखते हो वो फोल्डर हट चुका है। ठीक है, वापस से मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलो मैं ये वाले फोल्डर को डिलीट करता हूँ। ठीक है, देव नाम के, तो यहाँ पे RMDIR DEV देव नाम के फोल्डर को करता हूँ, एंटर। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पे डिलीट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, तो
आपको यही समझाना था कि जो rmdir है ये कमांड सिर्फ और सिर्फ जो फोल्डर खाली हैं उनको ही डिलीट करता है। लेकिन अगर आपको कोई भरा हुआ फोल्डर है वो डिलीट करना है तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आप राइट क्लिक करो एंड मूव टू ट्रैश कर दो, डिलीट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर भरा हुआ फोल्डर हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज लेते हैं rm-r, ठीक है, rm-r, देन उसके बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो देखो कोई एरर नहीं आया, एंड ls करके देखेंगे तो वो डिलीट भी हो चुका है वहां से, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स बनाने की कमांड्स थी, लोकेशन चेंज करने की कमांड थी। अब हम देखते हैं कुछ और कमांड, ठीक है। अब एग्जांपल के ले लो कि मुझे एक कमांड के बारे में कुछ नहीं पता, समझ लो rm के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उससे पहले यहाँ पे मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। मुझे rm के बारे में मतलब रिमूव, जो rm-r है, रिमूव रिकर्सिवली उसका मतलब है। rm के बारे में मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे यूज लिए जाती है। सो यहाँ पर हम यूज लेंगे हेल्प का, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मैन यानी कि एक मैन होता है, ठीक है, जिसका मतलब है मैनुअल, एंड एक होती है हेल्प, ठीक है। सो यहाँ पर दो कमांड्स होती हैं, जो भी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती उसके बारे में यहाँ पे हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मुझे rm के बारे में जानना है, rm-help, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शन इसके आगे, -f यूज करोगे तो फोर्सफुली, अगर मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे, एक बार क्लियर करके मैं इसको वापस से कमांड टाइप कर दूं ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन पे दिखे, अच्छे से दिखे, ठीक है। वापस से अब देखो यहाँ पे एक चीज है, अब वापस जो हमने कमांड अभी मैंने रन की थी, ठीक है, अब मुझे वापस से टाइप नहीं करना, तो दूसरा शॉर्टकट क्या है, मैं उसको वापस ला सकता हूँ। कैसे? उसकी हिस्ट्री से। तो यहाँ पे हिस्ट्री से कैसे जाओगे आप लोग, तो आपके कीबोर्ड में एरो अप की होती है, ठीक है, एरो अप पेज की या फिर अप की होती है, उसको प्रेस करोगे तो पुरानी हिस्ट्री, जो पुरानी कमांड्स आपने रन की है वो सारी कमांड्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने इतनी कमांड्स रन की है। अब यहाँ पर मैं rm-help चाहिए था मुझे, यहाँ पे रुक के मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर देखो सारी हेल्प उसकी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर -f दिखा रहा है, मतलब फोर्स, -i। अब फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इग्नोर नॉन एग्जिस्टेंट फाइल एंड आर्ग्यूमेंट नेवर प्रॉम्प्ट, मतलब कि जो चीजें हैं उसको फोर्सफुली डिलीट कर दो, सोचो मत, ठीक है। -i का मतलब है प्रॉम्प्ट बिफोर एवरी रिमूवल, ठीक है, मतलब रिमूव करने से पहले बताओ, स्मॉल i का मतलब है, ठीक है। एंड एक यहाँ पे एक ये बार बार देगा आपको, अगर स्मॉल i यूज करते हो तो बार बार बताएगा कि आपको रिमूव करना है या नहीं। -i बताएगा सिर्फ एक ही बार, ठीक है, उसके बाद नहीं बताएगा, लेकिन ये बार बार बताएगा -i, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी कंप्लीट कह सकते हो हेल्प है, इसको यूज लेके आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इस कमांड का काम क्या है, ठीक है। हर एक कमांड का मैनुअल भी है, यहाँ इतनी फैसिलिटीज है हमारे लिनक्स में, ठीक है। rm यहाँ पे यूजेस बताया है कैसे करना है, तो यहाँ पे rm लिखा हुआ है, उसके बाद ऑप्शन, ठीक है, और उसके बाद जिस फाइल को रिमूव करना है वो। तो rm तो मतलब हो गया रिमूव, ऑप्शंस मतलब क्या होगा, ऑप्शंस मतलब ये सारी जो चीजें दी हुई है ना, यहाँ पे -f लिख दो, -f या फिर -i लिख दो, तो यहाँ पे कोई भी चीज ऑप्शन आएगी, इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा। तो ये -r, ठीक है, रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब क्या था, रिमूव डायरेक्टरी एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली, ठीक है, मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है एंड डायरेक्टरी दोनों रिमूव कर दो। एंड ऑप्शन लिखने के बाद आप यहाँ पे फाइल दे सकते हो, जो फाइल आपको रिमूव करनी है। सो आई होप आप सभी को हेल्प का जो कमांड था, हेल्प कमांड का मतलब समझ में आया होगा, कैसे काम कर रहा है हेल्प कमांड, ठीक है। अब हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर करने के बाद मैन का काम समझते हैं। तो यहाँ पर समझ लो, मुझे वही कमांड लेता हूँ मैं जो अभी मैंने रन किया था, rm-help। तो यहाँ पर हमने हेल्प बाद में लिखा था, ठीक है, rm के पहले। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, जैसे मुझे rm है, ठीक है, rm, एंड इसका मैनुअल देखना है, तो पहले पहले यहाँ पे हम मैनुअल लिखेंगे, मैन, मैनुअल का मतलब है मैन, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे कमांड में हम। उसके बाद यहाँ पे हम rm लिख देंगे। rm लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो देखो मैनुअल आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा मतलब जो मैनुअल है ये थोड़ा सा अच्छा दिखाता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये मैनुअल है, जैसे कोई भी चीज़ आप लोग परचेस करते हो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है,
बस वही है कमांड, हर एक कमांड के लिए अलग अलग मैनुअल्स है, ठीक है। अब मुझे इससे एग्जिट करना है तो यहाँ बोल रहा है क्यू प्रेस करो फाइट करने के लिए। मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर दिया, मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब क्लियर करता हूँ मैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे ये थी हमारी कुछ बेसिक्स कमांड, अंदर आने की, बैक जाने की, फोल्डर के अंदर जाने की अलग अलग, ठीक है। लोकेशंस कैसे देखनी है उसकी, ठीक है। हेल्प कैसे देखनी है अलग अलग। तो कोई भी कमांड अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हेल्प ले सकते हो वहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे थी कुछ कमांड्स। अब देखते हैं हम कुछ और कमांड जो कि आप पे वर्क की है। वापस से मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ एंड काली दिख रहा है आपको। अब कैसे, अगर मुझे इस फोल्डर को कॉपी करना है, ठीक है, इस फोल्डर को मुझे कॉपी करना है। वैसे हम ग्राफिकली राइट क्लिक करके कॉपी करके बहुत इजीली कर लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे कॉपी करना किसी भी चीज़ को। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको लोकेशन पे ले चलता हूँ, मुझे इसके कॉपी कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर मैं CD करता हूँ \home, ठीक है, या फिर मैं CD ... ले सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास में ही है। यहाँ पे मैं LS कर दूँ तो यहाँ पे मैं होम में काली फोल्डर पे आ चुका हूँ। PWD करके देखते हैं तो यहाँ पे मैं होम एंड काली फोल्डर पे हूँ, लोकेशन पे हूँ, ठीक है। अब मुझे इस डाउनलोड से इस डेस्कटॉप में लाना है, ठीक है। मतलब इस डाउनलोड लोकेशन में हमारा ये काली फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये काली हमारे डाउनलोड पे पड़ा हुआ है, मुझे इसको डेस्कटॉप पे लाना है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा कमांड है CP, ठीक है। तो लेकिन CP रन करने से पहले आपको इस लोकेशन पे होना ज़रूरी है, ठीक है, कॉपी करने से पहले। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस से CD डाउनलोड्स पे। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा और शॉर्टकट है, अगर आपको टैब बटन नहीं दबाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है CD, ठीक है, डाउनलोड, तो अब यहाँ पे टैब बटन दबा के आप इसको फुलफिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टैब बटन नहीं दबाना है, ठीक है, तो यहाँ पे एरो की दबा सकते हो। अगर कब दबा सकते हो एरो की, जैसे यहाँ पे सजेशन आ रहा है ना डाउनलोड्स का, जब ये सजेशन आए एंड इसको फिल करना है, यही सिलेक्ट करना है, तो राइट एरो की दबा देना है एंड एंटर प्रेस कर देना, ठीक है, तो फिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे। अब यहाँ पे LS करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काली पड़ा हुआ है, काली नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है। तो अब इसको मुझे कॉपी करना है डाउनलोड से इस डेस्कटॉप पे। यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इससे भी एडवांस कमांड्स क्या क्या हो सकती हैं एंड क्या क्या यूजेस हैं। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर ये हेल्पफुल लगी है वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में लिनक्स के, तब तक के लिए गुड बाय।